अपने चैप्टर का क्या नाम है? संस्कृत वर्णनाम परिचय, जिसका हमने बेसिक रूपरेखा देख लिया था। लेकिन ये जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि जो सिलेबस के पॉइंट्स है, उस पर अभी तक हम नहीं जंप किए थे। हमने बेसिक देखा था कि संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण आते हैं, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जल्दी से रिवाइज करेंगे पिछली क्लास का, फिर आज के टॉपिक पे आएंगे। हमने देखा था संस्कृत वर्णमाला में पूरे संस्कृत वर्णमाला को जो है 2 भाग में डिवाइड किया गया था। पहला था स्वर और दूसरा था व्यंजन। स्वर को हम क्या बोलते हैं? अच भी बोलते हैं, और व्यंजन वर्णों को क्या बोला जाता है? हल वर्ण बोला जाता है। स्वर वर्ण को पुनः 2 भागों में डिवाइड किया गया था। एक था मात्रा या फिर उच्चारण काल, यानी कि समय कितना लग रहा है बोलने में, उसके आधार पर, और दूसरा बताया गया था उच्चारण स्थान, यानी कि हमारे मुख के किस भाग का इस्तेमाल होता है उस पर्टिकुलर स्वर का उच्चारण करने में। तो स्वर के कितने भाग? 2 भाग, एक उच्चारण काल और एक उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण काल में हमने क्या बताया? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व मतलब 1 पल का समय, दीर्घ मतलब 2 पल का समय, या सॉरी 2 मात्रा का समय, और प्लुत मतलब 3 मात्रा का समय। मैंने बताया था कि 1 मात्रा का समय कितना बताया था हमारे आचार्यों ने बताया 1 मात्रा का समय वो है जितनी देर में आपकी पलक झपकती है। मतलब एक बार जब आपकी पलक झपकेगी वो 1 मात्रा का समय है। बहुत साइंटिफिक तरीके से इन तीनों चीजों को बताया हमारे आचार्यों ने। बोला कि एक बार पलक झपकेगी तो उसमें जितना समय लगेगा उतने में हम ह्रस्व स्वर का उच्चारण कर लेंगे। अब ह्रस्व 2 गुना समय लगेगा तो उसका दीर्घ स्वर, और जो प्लुत है उसके उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना समय लगेगा। क्लियर था? उच्चारण स्थान हमने क्या बताया था? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त मतलब उच्च भाग, अनुदात्त मतलब निच्च भाग, और स्वरित मतलब दोनों से। यानी कि उदात्त का मतलब यह हुआ तालु आदि के उच्च भाग से, अनुदात्त का मतलब तालु आदि के निम्न भाग से, और स्वरित का मतलब दोनों से, उच्च भाग और निम्न भाग दोनों से जो वर्ण उच्चारित हो उनको स्वरित बोला गया। फिर हम देखा व्यंजन का। व्यंजन का केवल एक आधार पर डिवीजन किया गया था, वो था उच्चारण करने की प्रक्रिया, यानी कि किस तरह से उच्चारण हो रहा है। समझना इसको कि स्वर जो था उच्चारण काल समय के अनुसार और उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया था, लेकिन जो वर्ण का वर्गीकरण है, सॉरी व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण है, वो किस आधार पर किया गया? उच्चारण, यानी कि किस तरह से उच्चारित हो रहे हैं उनके बारे में किया गया था। इसमें हमने देखा था स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श में क्या देखा था हमने? स्पर्श में देखा था कि वायु रुक कर झटके से निकल रही है। स्पर्श में क्या देखा था? वायु रुक कर झटके से निकल रही है। अंतस्थ में हमने क्या देखा था? अंतस्थ में देखा था आराम से निकलेगी वायु। इसमें झटके से निकल रही है और इसमें क्या है? आराम से, अल्प शक्ति के साथ निकलती थी। और उसमें जो था रगड़ के साथ वायु निकलेगी, जिससे हमारे जो मुख में बकल कैविटी उसमें उष्मा यानी कि गर्मी उत्पन्न हो जाएगी। इसी वजह से इसका नाम क्या दिया गया? ऊष्म व्यंजन नाम दिया गया, क्योंकि इससे उच्चारण में हमारे जो बकल कैविटी उसमें थोड़ा सा जो है गर्मी उत्पन्न होता है। क्यों गर्मी उत्पन्न होता है? क्योंकि जो वायु है ना, रगड़ते हुए, आराम से रगड़ते हुए निकलती है, और रगड़ के निकलेगी, फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? थोड़ी सी गर्मी जनरेट होगी। क्लियर था ये? फिर हमने देखा था कि 2 और वर्गीकरण किए गए हैं। अगर हमारी नासिका इन्वॉल्व है उच्चारण, यानी कि मुख प्लस नासिका दोनों से उच्चारण हो रहा है तो अनुनासिक। केवल मुख से उच्चारण हो रहा है, नासिका का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो अननुनासिक। क्लियर था? फिर हम देखे थे अयोगवा वर्ण। अयोगवा वर्ण कौन कौन से? 2 होते हैं, एक था अनुस्वार, दूसरा था विसर्ग। अनुस्वार में हमने देखा था एक छोटी सी बिंदी लगाई जाती है, जैसे कि अंश हमने बोला तो ये अनुस्वार हो गया, और विसर्ग हमने बोला तो रामः, जो शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, जो शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं उनको विसर्ग बोला गया। अब यहाँ पे आया विसर्ग के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? उपधमनीय नाम विसर्गा और जीवामूलीय विसर्गा। उपधमनीय नाम विसर्गा में क्या देखा हमने? उपधमनीय नाम विसर्गा वो होते हैं जिन विसर्गा के बाद प या फ आए। इन विसर्गा के बाद प या फ आए तो क्या होगा? उपधमनीय नाम। और जीवामूलीय क्या था? जिन विसर्गा के बाद क या ख आ जाए तो क्या हो गया? जीवामूलीय विसर्गा। तो इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, अपना महसूस सूत्र देखेंगे। तो जो मैंने रिवाइज करवाया व्यंजन वर्ण का, एक एक थोड़ा थोड़ा पॉइंट देख लेते। वर्ण क्या था? लघुतम अंश था। स्वर को क्या बोला गया था? यहाँ पे पूरा स्वर बताया गया है। स्वर को क्या बोला? स्वयं राजंती, स्वर जो स्वयं राज करें। स्वर को क्या और क्या बोला जाता है? अचा स्वर है, यानी कि अच को भी स्वर बोला जाता है। स्वरों की संख्या 9 है, सामान्य स्वर जिसमें से 9 है, और जो संधि स्वर है वो 4 है। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको।
ठीक है। अब आते हैं स्वर के भेद। बताया था हरस्व दीर्घ प्लुत था, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ ई उ री री। दीर्घ में इनका बड़ा भाई यानी कि इन पांचों का बड़ा भाई, और ध्यान देंगे री जो है इसका दीर्घ रूप नहीं होता है, इसलिए ये री जो है आपको दीर्घ में नहीं दिखेगा, ये सीधे दिखेगा कहाँ पे, ये प्लुत में दिखेगा। देखिए यहाँ पे वही सेम चीज यहाँ पे लिखी भी है पॉइंट करके, री का दीर्घ रूप नहीं होता। क्लियर है। अ ई उ री का दीर्घ रूप आ ई उ री। फिर आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ स्वर जो कि ए ओ औ है। अब बोला गया प्लुत क्या था, प्लुत मतलब तीन गुना समय, और तीन गुना समय को दर्शाने के लिए हम क्या लगाएंगे, तीन लिखेंगे। हिंदी वाला तीन लिखेंगे जो कि ऐसे लिखा जाता है, हिंदी वाला तीन हर एक वर्ण के आगे लिख देंगे, जिससे यह दर्शाता है कि उस वर्ण का उच्चारण जो है तीन गुना समय लेकर किया गया है। क्लियर था। उच्चारण स्थान बताया दिया, उदात्त अनुदात्त स्वरित। ये पॉइंट जो है बार बार पूछा जाता है एमसीक्यू में, इसको याद कर लेना। अ ई उ री के 18 प्रकार होते हैं, री ए ओ औ के 12 प्रकार होते हैं। एमसीक्यू में पूछेगा री के कितने प्रकार होते हैं, ऑप्शन दे देगा 18 12 13 15। तो आपको याद रखना है री के कितने प्रकार होते हैं, 12। कंबाइन करके पूछ सकता है कि अ और री के कितने प्रकार होते हैं, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, अ के लिए 18 कॉमा री के लिए 12। इस तरीके से कंबाइन क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें याद रहना चाहिए कि 4 हैं कौन कौन से, अ ई उ री इसके 18 प्रकार, और 5 ऐसे हैं जिनके 12 प्रकार। कौन कौन से, री ए ओ औ। क्लियर है। अब समझाने का लास्ट में प्रयास किया गया था, ये 18 और 12 कैसे हुआ, यहाँ पे नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, इसको रट के चले जाना। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्यंजन का हमने देख लिया था, अन्वज्ञ भवती व्यंजन जो आधारित होते हैं वो कौन कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। इनको हल भी कहा जाता है, ये आधे मात्रा के होते हैं, इनकी संख्या जो है 33 होती है। सब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। व्यंजन को दूसरे नाम से जाना जाता है, ऑप्शन दे देगा, तो हमें याद रखना है हल। और स्वरों को किस नाम से जाना जाता है, तो अच। ये सब एमसीक्यू के पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब आता है हलंत। हलंत वो चिन्ह है जो हल के अंत में, और हल किसे कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, यानी कि व्यंजन के अंत में लगने वाले चिन्ह को हलंत कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल के रूप में समझाया भी था मैंने। और यहाँ पे लास्ट एक पॉइंट ये भी बताया था, जो आपका क है वो स्वर युक्त व्यंजन है, जो ये क है वो क्या है, स्वर युक्त व्यंजन है। ओरिजिनल व्यंजन क्या है, क हलंता, ये ओरिजिनल व्यंजन है, ये ध्यान में रखना है हमें। व्यंजन के भेद क्या है, उच्चारण की भिन्नता बता दिया था, स्पर्श अंतस्थ ऊष्म, बस इसकी संख्या नहीं बताया। स्पर्श की 25 संख्या, अंतस्थ की 4 संख्या और ऊष्म की 4 संख्या एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। एमसीक्यू में इसका श्लोक से पूछा जाता है, क्या बोलता है, कादेव मावासानाम डैश, कादेव मावासानाम लिखेगा और आगे डैश लिख देगा, और उसके 4 ऑप्शन देगा, स्पर्श अंतस्थ ऊष्म, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। आपको पता रहेगा कि कादेव मावासानाम स्पर्शा होता है, तब जाकर आप स्पर्श टिक करोगे। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, इसको क्या करना है ना, थोड़ा थोड़ा डेली देखते रहना है, इससे क्या होगा, दिमाग में बैठ जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ध्यान दो। स्पर्श के श्लोक में लास्ट में स्पर्श आया, कादेव मावासानाम स्पर्शा। अंतस्थ में क्या लास्ट में, यड़ो अंतस्थ स्था। उसमें क्या है, सल ऊष्माणाम। हर एक श्लोक में उसका आ ही गया है पार्ट, तो हम अगर याद करने का प्रयास करेंगे तो आसानी से याद किया जा सकता है। अगर याद नहीं करना है तो डेली 1-2 बार देखते रहो, ये अपने आप आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें फीड हो जाएगा। क्लियर है। संयुक्त वर्ण भी बता दिया मैंने कि स्वर रहित व्यंजन और स्वर युक्त व्यंजन जुड़ जाएंगे तो ये संयुक्त व्यंजन बनेगा। यहाँ इसमें स्वरों का कोई योगदान नहीं रहता है। अगर यहाँ पे स्वर जुड़ जाए तो ये कंप्लीट क बन जाएगा, लेकिन क के साथ जुड़ कौन रहा है, क हलंता के साथ एक दूसरा व्यंजन वर्ण जुड़ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, संयुक्त बोला गया। अयोग वह मैंने बता दिया, विसर्ग के 2 पार्ट बता दिए और नासिका वाला बता दिया। अब आते हैं अपने थोड़ा सा मैसूर सूत्र पर चलने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में जितना पढ़ा है तो उसमें किसी को कोई डाउट। आज का नया टॉपिक स्टार्ट करें, क्योंकि एक दिन बाद क्लास हो रही है, मे भी किसी का डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं आज। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, नहीं बोल रहे हैं मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए हम मैसूर सूत्र से पहले थोड़ा सा उसका हिस्ट्री देख लेते हैं कि आखिर ये जो संस्कृत हम पढ़ रहे हैं वो आई कहाँ से है। तो संस्कृत को बनाने वाले बताए जाते हैं 3 मुनि, मतलब कि संस्कृत के 3 मुनि हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान माना गया है आपके संस्कृत व्याकरण के निर्माण में। वो 3 मुनि का नाम क्या है, पहले मुनि हैं आपके पारणी, दूसरे हैं कात्यायन, तीसरे हैं पतंजलि। त्रिमुनि करके क्वेश्चन एमसीक्यू पूछ सकता है, त्रिमुनि निम्न में से कौन है, और 3-3 का एक ग्रुप बना करके 4 ऑप्शन दे देगा आपको।
तो आपको याद रखना है तीन मुनि कौन कौन से हैं। तीन मुनि है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ठीक है, ये नाम याद रख लेना। त्रिमुनि करके अगर क्वेश्चन पूछता है तो हमें ये तीन नाम याद आने चाहिए, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ठीक, अब पाणिनि जी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ देख लेते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाणिनि जी ने संस्कृत को समझाने के लिए जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या था? अष्टाध्यायी। उस पुस्तक का नाम क्या था? अष्टाध्यायी था। उस पुस्तक में टोटल जो श्लोक की संख्या थी वो थी 3996। कितने श्लोक थे? 3996 श्लोक थे। ठीक, अष्टाध्यायी पुस्तक का नाम और उसमें इतने श्लोक थे। अब आता है उस पुस्तक में कितने चैप्टर थे। तो उस पुस्तक में टोटल 8 चैप्टर थे। कितने चैप्टर थे? 8 चैप्टर थे। और हर एक चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, मतलब एक चैप्टर के 4 अलग अलग पार्ट्स थे, यही लिखा गया। और उन पार्ट्स को क्या नाम दिया गया? पाद। क्या नाम दिया गया? पाद। तो बोला गया कि हर एक चैप्टर को 4 पादों में विभाजित किया था उन्होंने। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि टोटल पाद पाणिनि जी के अष्टाध्यायी पुस्तक में कितने थे, तो आंसर कितना होगा? 32। टोटल चैप्टर कितने थे? तो 8। हर एक चैप्टर में कितने पाद थे? तो 4। पाणिनि जी की पुस्तक का नाम क्या था? अष्टाध्यायी। श्लोक कितने थे? 3996। ये 4-5 एमसीक्यू इसी लाइन से बन जाएंगे, आपको ये दिमाग में रखना है। फिर आएगा भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित कौन थे, या फिर भट्टोजी दीक्षित जो है किसके शिष्य थे? तो एमसीक्यू में अगर पूछेगा भट्टोजी दीक्षित के बारे में तो क्या बोलना है? पाणिनि जी के शिष्य थे। भट्टोजी दीक्षित किसके शिष्य थे? पाणिनि जी के शिष्य थे। ठीक, शिष्य मतलब समझे उनका क्या है? पाणिनि जी तो हैं किसके टीचर थे? भट्टोजी दीक्षित के टीचर थे। उन्होंने सिखाया उनको क्या? संस्कृत। अब भट्टोजी दीक्षित ने क्या किया? पाणिनि जी से संस्कृत सीख के अपने एक छोटी सी पुस्तक लॉन्च कर दी। उसका नाम क्या दिया? सिद्धांत कौमुदी। इनका ये करने का रीजन ये था कि जो उनकी ये अष्टाध्यायी, उनके गुरु की अष्टाध्यायी पुस्तक जो थी वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, जो सामान्य जनमानस के समझने के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि सामान्य लोगों के लिए एक छोटी सी पुस्तक लिखते हैं जिसमें भाषा जो है आसान लिखी हो, जिससे जो हमारे सामान्य जनमानस है जो इतना संस्कृत का ज्ञान नहीं रखता वो भी इसको पढ़ के समझ सके। तो भट्टोजी दीक्षित ने पाणिनि से संस्कृत का ज्ञान लिया और उन्होंने क्या किया? सिद्धांत कौमुदी नाम की पुस्तक लिख दी। तो सिद्धांत कौमुदी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भट्टोजी दीक्षित हैं। भट्टोजी दीक्षित किसके शिष्य हैं? तो पाणिनि जी के शिष्य हैं। क्लियर है? फिर आते हैं वरदराज आचार्य। वो किसके शिष्य थे? भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। ठीक है, वरदराज आचार्य किसके शिष्य थे? भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। ठीक, अब ये टीचर बने, किसके टीचर बने? वरदराज आचार्य के। अब जब वरदराज आचार्य जी को ज्ञान हो गया संस्कृत का, तो उन्होंने क्या किया? एक और पुस्तक लिख दी। उसका नाम क्या था? लघु सिद्धांत कौमुदी। अपने गुरु से प्रेरित होकर, उनके वरदराज आचार्य के गुरु कौन थे? भट्टोजी दीक्षित। अपने गुरु से प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि एक ऐसा होना चाहिए जो कोई भी पुस्तक पढ़ सके, मतलब कि एक ऐसी संस्कृत की किताब होनी चाहिए जो कोई भी इंसान पढ़ के समझ सके। मतलब कि उन्होंने अपने गुरु की सिद्धांत कौमुदी से प्रेरणा लेकर उससे भी एक सरल पुस्तक लिख डाली और उसका नाम क्या दिया? लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? ये जो जितने भी पॉइंट बताए मैंने वो सारे एमसीक्यू के रिलेटेड है। पूछेगा लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है, तो हमें बताना पड़ेगा वरदराज आचार्य हैं। सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है? तो भट्टोजी दीक्षित हैं। अष्टाध्याय के रचयिता कौन है? तो पाणिनि है। ठीक, ये आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और आपके संस्कृत व्याकरण में डेवलपमेंट पूछा जाए, त्रिमुनि कौन है, इन त्रिमुनि से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई ढेर सारा। तो हमको याद रखना है कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि क्या है? त्रिमुनि है। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक महेश्वर सूत्र पे। महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। महेश्वर सूत्र के दूसरे नाम, यानी कि एमसीक्यू में आपसे और कौन कौन से नाम से पूछा जा सकता है, तो उनका ये सब याद कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि आपसे अक्षर समन्वय पूछेगा। अक्षर, कुल अक्षर समन्वय सूत्रों की संख्या कितनी है? अक्षर महेश्वर सूत्र से पूछेगा तो आप 14 बता दोगे, लेकिन अक्षर समन्वय पूछेगा तो आप 1 मिनट के लिए सोच लोगे अक्षर समन्वय क्या होता है, वर्ण समन्वय क्या होता है। तो ये कुछ है नहीं। महेश्वर सूत्र के अन्य नाम या पर्याय हैं। महेश्वर सूत्र के कौन कौन से पर्याय हैं एक बार देख लेते हैं। महेश्वर सूत्र के और किन नामों से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है पाणिनि सूत्र के नाम से, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र, अक्षर समन्वय और वर्ण समन्वय।
इन पांचों में से किसी भी एक नाम को उठा करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। वर्ण समन्वय और अक्षर समन्वय आपके लिए नया होगा। पाणिनि सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र मैथड सूत्र से रिलेटेड है, इंसान पकड़ लेता है। लेकिन अक्षर समन्वय, वर्ण समन्वय करके क्वेश्चन अगर पूछता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मैथड सूत्र के कौन कौन से नाम? पाणिनि सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र, अक्षर समन्वय और वर्ण समन्वय। इसकी संख्या कितनी? टोटल संख्या 14 है। अब आती है बात, जो मैथड सूत्र है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? मैथड सूत्रों की, ये 14 मैथड सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो उसके लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं, जो कि यहाँ पे ये सूत्र लिखा हुआ है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, ये याद नहीं करना है, केवल समझने के लिए है। अच्छा सूत्र था इसलिए मैंने लिया है। ये पूरा आपको उत्पत्ति क्रम बताता है किस तरीके से मैथड सूत्र की उत्पत्ति हुई। तो लिखता है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंचवारम ऊर्ध्वत्व कामम सनकादि सिद्धो एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ध्यान देंगे, नृत्यावसाने यानी कि नृत्य अवसाने, नृत्य के अंत में, नटराज राजो मतलब कि नटों के राजा, मतलब कि नृत्यकारों के राजा, नृत्यकार के राजा यानी कि नटराज किसे कहा जाता है? भगवान शिव को। यहाँ पे भगवान शिव की बात की जा रही है कि नृत्य के अंत में भगवान शिव ने ननाद, ननाद मतलब गूंज, ननाद मतलब इको टाइप का होता है, कि उन्होंने पूरा ब्रह्मांड गूंज मतलब गूंजा दिया। किस चीज से गूंजा दिया? ढक्काम, अपने डमरू से। अपने डमरू को इतने जोर से बजाया कि पूरे ब्रह्मांड में गूंज फैल गई। नृत्य के अंत में नटराज यानी कि भगवान शिव ने अपने डमरू को बजाया, और कितनी बार बजाया? 9 पंचवारम। बजाया तो 2 ही बार था। कितनी बार बजाया था? 2 बार बजाया था, जिससे पहले बार में 9 ध्वनियां निकली और दूसरे बार में 5 ध्वनियां निकली। ये ध्यान देना है, 2 बार बजाया था, जिससे पहले बार में 9 ध्वनियां निकली और दूसरे बार में 5 ध्वनियां निकली, इसलिए 9 पंच बोला गया। 9 और 5, अगर हम इस नंबर को जोड़ेंगे तो निकल के कितना आएगा? 14। और यही हमारी संख्या है किसकी? मैथड सूत्र। यानी कि जो ये 14 ध्वनियां निकली थी, उस 14 ध्वनियां को महर्षि पाणिनि ने सुन करके सूत्रबद्ध कर दिया और उसी ध्वनियों को मैथड सूत्र का नाम दे दिया। क्लियर है? नृत्य के अंत में नटराज ने डमरू बजाया, जिससे ध्वनियां निकली। 9 ध्वनियां एक बार में निकली और जब दूसरी बार बजाया तो 5 ध्वनियां निकली। और इन्हीं 14 ध्वनियों को सुन करके महर्षि पाणिनि ने क्या किया? ध्वनियों को सूत्र में बदल दिया सुन करके, और उसे मैथड सूत्र का नाम दे दिया। अब ये डमरू बजाया कि मतलब बजाया किस लिए था भगवान शिव ने? तो भगवान शिव ने बताते हैं कि ऊर्ध्वत्व कामम सनक आदि सिद्धो एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। उन्होंने सनक यानी कि जो ऋषि मुनि थे, सनक आदि सिद्ध ऋषियों के ऊर्ध्वत्व कामम यानी कि उनकी अंदर उत्पन्न हुई कामना की पूर्ति हेतु, जो ये डमरू बजा रहे भगवान शिव, वो तपस्या से प्रसन्न होकर बजाए थे। जब उनके पाणिनि जी की तपस्या पूर्ण हो गई थी तो महेश्वर यानी कि अपने भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए थे, और महर्षि पाणिनि ने उनसे बोलने का, उन्होंने कहा कि हम जो जैसे कि तपस्वी हैं, हमें बात करने की आवश्यकता नहीं, हम अपने विचारों का जो है आदान प्रदान केवल मानसिक ध्वनियों के रूप में कर सकते हैं। मतलब कि फ्रीक्वेंसी के हेल्प से हम अपना विचार दूसरे को दे सकते हैं, बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल पीपुल है, जो सामान्य जनमानस है, वो अपनी बातों को एक दूसरे को कैसे बताएगा? उनके लिए शब्द की रचना कैसे की जाए, उनको बोलने के लिए एक वाणी कैसे प्रदान की जाए, उन्हें कैसे सिखाया जाए कि वो बोलकर अपनी भावनाओं को एक दूसरे से प्रकट कर सके, क्योंकि वो इतने डेवलप थे नहीं कि फ्रीक्वेंसी की हेल्प से अपने विचारों को आदान प्रदान कर सके। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उनकी तपस्या से नृत्य किया। फिर उनके बाद नृत्य के अंत में डमरू बजाया, जिस डमरू से 9 और 5 तरह की ध्वनियां निकली, और उन्हीं ध्वनियों को सूत्र रूप में बांध करके महर्षि पाणिनि ने मैथड सूत्र बनाया, और उसी मैथड सूत्र के हेल्प से पूरी की पूरी अष्टाध्यायी पुस्तक लिख डाली। और वहां से संस्कृत का जन्म हुआ, एक पहली भाषा जिसको इंसानों ने बोलना शुरू किया था। ठीक है, ये पूरा ये श्लोक कहानी बताता है। ठीक, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब आते मेन अपने टॉपिक पे। मैथड सूत्र का उत्पत्ति पता चल गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसका मैंने नाम बता दिया कि ये नाम है।
इसकी मैंने संख्या बता दी, 14 संख्या है। कैसे 9 + 5 याद रखोगे तो 14 याद हो जाएगा। अब आते हैं एक एक सूत्र को पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला सूत्र क्या है, अ ई उण, दूसरा री लृक, तीसरा ए औंग, चौथा ए औच, पांचवा हयवरट, छठा लड़, सातवां यमंगड़नम, आठवां झभज्ञ, नौवां गढ़धस, 10वां जबगढ़धस, 11वां ख फ छ ठ थ च ट त व, 12वां कपय, 13वां श श स र, 14वां हल। क्लियर है? ये सभी जो महेश्वर सूत्र हैं ये हमें याद रहने चाहिए, ठीक है। ये 14 महेश्वर सूत्र हमें क्या रहने चाहिए, याद रहने चाहिए। अयुड़ रीलिक एयोंग ऐओच हयवरट लड़ यमंगड़नम झबग्या गड़दस जब गड़दस गप छटता चटतव कपया ससरा हल। ये आपके वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 14 महेश्वर सूत्र सुने जाते हैं, ये याद रख कर लेना है। 14 महेश्वर सूत्र इंपॉर्टेंट है, संख्या में 14 होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये भी याद रहना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू पता है क्या पूछता है, पूछता है कि 5वां महेश्वर सूत्र कौन सा है। अब 5वां महेश्वर सूत्र आप तब बता पाओगे ना जब आपको 14 के 14 सिक्वेंसली याद हो। अब 5वां पूरा याद ही नहीं तो अब 5वां कैसे बताओगे, ठीक है। तो ये सिक्वेंसली याद करना ये आपकी जिम्मेदारी है। 14 14 के याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। अब ये जो 14 महेश्वर सूत्र हैं इसी के दम पे पाणिनि जी ने क्या लिख दिया, पूरे अष्टाध्याय पुस्तक लिख दिया। तो उसी पुस्तक के कुछ पाठ हमें पढ़ने हैं, महेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, फिर इस महेश्वर सूत्र से उन्होंने प्रत्याहार बनाया, उस प्रत्याहार के बारे में पढ़ेंगे, फिर उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रत्याहार पे चलने से पहले इस महेश्वर सूत्र से रिलेटेड छोटी छोटी बातें लिखी हुई है यहाँ पे, वो देख लेते हैं, जो एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी है यहाँ पे एमसीक्यू के लिए फोकस करके बनाया जा रहा है, बहुत रेयर चांस, यानी 5% चांस है आपका कि एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछते, नहीं तो 95% चांस है कि इससे क्या बनाएगा, केवल एमसीक्यू ही बनाएगा, ठीक है। अब क्या बोलता है ये देख लेते हैं। ये जो प्रथम 4 सूत्र हैं अयुण से लेके ए औस तक ये स्वर वर्ण है। प्रथम जो 4 सूत्र हैं वो क्या है, स्वर वर्णों की गणना करते हैं, यहां से यहां तक इनमें केवल स्वर वर्ण है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा भी, कैसे, ये देखो जो ये आखिरी है ना इसको काउंट नहीं करना। इसको काउंट ना करने का रीजन मैं बताऊंगा, क्योंकि ये प्रत्याहार जब बनाते हैं तो जो ये अंतिम जो वर्ण है इसको इत संज्ञक वर्ण बोला जाता है, और इत संज्ञक वर्णों का ये डिमेरिट होता है कि इनको काउंट नहीं किया जाता। जब हम काउंटिंग करेंगे, अब हम क्या करने जा रहे हैं, काउंटिंग करने जा रहे हैं, किसकी, वर्ण की काउंटिंग करने जा रहे हैं, कितने वर्ण हैं, तो हम क्या करेंगे, इत संज्ञक वर्णों की काउंटिंग नहीं करेंगे, ठीक। अब नहीं करेंगे मतलब क्या होगा, उनका लोप होगा, ये सब आगे बताएंगे। अब ये समझ लीजिए काउंटिंग में इनको काउंट नहीं करेंगे। अब आते हैं इस पे, तो पहला वर्ण अ बन गया, सॉरी दूसरा ले लेते हैं। पहला अ, दूसरा ई, तीसरा उ। तो पहले महेश्वर सूत्र से कितने वर्ण मिले, केवल 3 मिले, लास्ट वाले के जिसपे हलंत लगा उसको काउंट नहीं करेंगे। दूसरे से री और री 2 मिला, तीसरे से ए ओ मिला, चौथे से ए औ मिला, ये मिला ना, कितना मिला, 3 2 5, 3 पहले वाले से, दूसरे वाले से 2, तीसरे वाले से भी 2 और चौथे वाले से 2। तो आप देखो ध्यान से, तो जो ये अ ई उ री री ए ओ औ आया है ये स्वर ही तो हैं, इसमें कोई व्यंजन आपको नजर आ रहा है। आपको लास्ट वाला नहीं काउंट करना है, बार बार बोल रहा हूं, ये लास्ट वाला नहीं काउंट करना है, लास्ट वाला नहीं काउंट करना है, उसको छोड़ करके बताइए आप, क्या इसमें कोई व्यंजन आया है, तो आंसर है नहीं, कोई व्यंजन नहीं है। तो यही बोला जा रहा है कि जो पहले प्रथम 4 सूत्र हैं वो स्वर वर्ण यानी कि सारे स्वर वर्णों की गणना कर देते हैं, ठीक है। अब इनको हम काउंट करें तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 2 2 4, कितना हो जाएगा, 8 3 11 मेरे ख्याल से हो जाएगा, ये ना होगा भाई, ठीक, 11 हो गए। सॉरी ये 4 नहीं होगा, यहाँ कोई कुछ बोल भी नहीं रहा, यहाँ पे तो 2 ही निकला ना यार, वही तो मैं कहूँ काउंटिंग गलत कैसे हो रहा है। जैसे कि देखो मतलब नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब, यहाँ पे तो 3 आया, 1 2 3 आया अ ई उ, यहाँ पे 2 आया री और री,
यहाँ पे ए और 2 आया, यहाँ पे भी तो 2 आएगा, यहाँ पे 4 का थोड़ी आएगा, 2 आएगा ना। इनमें समझा रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने जो लास्ट वर्ण है, जो इच संज्ञक वर्ण है, उसको काउंट नहीं करना। ये समझ में आया ना? ये जो लास्ट वाले इच संज्ञक वर्ण है जिन पे ऊपर हलंता लगा हुआ है, इनको काउंट नहीं करना जब काउंटिंग की जाती है। तो लिखते हैं जब महसूर सूत्र तो इनको लिखा जाता है, लेकिन जब काउंट करने की बारी आती है तो इनकी काउंटिंग नहीं की जाती है। तो पहले वाले से 3 वर्ण मिले, दूसरे वाले से 2, तीसरे वाले से 2 और चौथे वाले से 2। अब थोड़ा मेरे ख्याल से हिसाब सही बैठेगा। अब इनको काउंट करोगे ना तो टोटल कितना बनेगा? 6 3 9 बनेगा। तो महसूर सूत्र के अनुसार कुल 9 क्या है? स्वर हैं। महसूर सूत्र के अनुसार महसूर सूत्र में जो कितने स्वरों की चर्चा की गई है? 9 स्वरों की चर्चा की गई है। वही एक यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, स्वर वर्णों की संख्या 9 बताई गई है महसूर सूत्र में। क्लियर? कौन कौन से? अ ई उ री री ए ऐ और ओ औ। क्लियर है मेरे ख्याल से? पहला दूसरा 4 जो था ये क्या बता रहा था? स्वर। और जो बाकी जो 10 हैं, यानी कि 5 से लेकर के 14 तक जो अंतिम 10 सूत्र हैं, ये व्यंजन वर्ण की गणना करते हैं। अब ध्यान दोगे, जितना व्यंजन हमने देखा है, जितना भी व्यंजन वर्ण देखा था, ये पूरा व्यंजन वर्ण इसी के अंदर आ गया है। बस आपको क्या करना है, काउंटिंग करते समय ये जो आखिरी वाले हैं ना, जो हलंत वाले, इनको काउंट नहीं करना है, इनको काउंट नहीं करना है। ठीक है? इनको काउंट नहीं करना है। और जो 2 बार रिपीट हो गए हैं, जैसे कि मान लो यहां भी ह आया है ना, ह या वरट, फिर 10वें वाले में देखो हल आया है, तो लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, लेकिन जब काउंट करेंगे तो जो रिपीट हो गए उनको 2 बार काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि व्यंजन वर्ण जो है, मतलब कि जो वर्णमाला है, उसमें कोई भी वर्ण 2 बार थोड़ी लिखा जाएगा। ह एक बार लिखा गया है तो ह दोबारा नहीं लिखा जा सकता ना। मेरा कहने का मतलब समझो, ये आपने जो महसूर सूत्र में ये ह जो है 2 बार आया है, लेकिन जब हम काउंटिंग करेंगे कि व्यंजन वर्ण कितने हैं महसूर सूत्र के अनुसार, तो उसमें ह को 2 जगह अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। तो जब हम इन सबको काउंट करते हैं, इन सबको काउंट करते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आता है 33। रिजल्ट क्या आता है? 33 व्यंजन वर्ण है महसूर सूत्र में। 33 के 33 व्यंजन वर्ण मिलते हैं। इस प्रकार से महसूर सूत्र के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 42। 33 और 9 जोड़ दो, 42 आ जाएगा। क्लियर? और मैंने यहाँ बताया ह जो है 2 बार आता है, ह जो है 2। ये एमसीक्यू के सारे पॉइंट्स है जो ये बता रहा हूँ, और इसको थोड़ा प्रयास भी कर रहा हूँ कि इसमें रिलेट करके समझ में आ जाए कि महसूर सूत्र में कहाँ कहाँ है। ठीक है? जो बोला गया था, क्वेश्चन आया था कि कौन सा वर्ण है जो 2 बार आता है महसूर सूत्र में? ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार आता है? तो केवल ह है जो 2 बार आता है, बाकी कोई नहीं है। तो ये ह, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, ह को उस पर टिक करना रहेगा। ठीक? अब इन्हीं 14 महसूर सूत्र 43 प्रत्याहार की रचना की गई है। ध्यान देना कि 14 महसूर सूत्र से कितने प्रत्याहार बने हैं? 43। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये जो आखिरी वाला पॉइंट है, इसको टिक कर लेते हैं इस तरीके से, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। कितने हैं? 43 प्रत्याहार बनाए गए। कितने? 14 महसूर सूत्र से 43 बनाए गए। अब कुछ कुछ जगह जो है ना 44 लिखा रहता है, तो उसका क्या कंफ्यूजन है, वो मैं बस अगले 2 स्लाइड में क्लियर कर दूंगा। अभी याद करो कितना है? 43 है। ठीक है? कितना प्रत्याहार बनाएंगे 14 महसूर सूत्र से? 43। महसूर सूत्र क्लियर हुआ। इसको क्या नाम से जाना जाता है? उत्पत्ति कैसा हुआ? उत्पत्ति का कारण क्या था? इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्या क्या बन सकते हैं, वो सारी चीजें बता दी मैंने। ये 14 याद होना चाहिए, ये भी बता दिया। ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब आते हैं प्रत्याहार पे। आपने पढ़ा ना, ये आखिरी पॉइंट पढ़ा ना, यहाँ पे 14 महसूर सूत्रों से कितने प्रत्याहार बनते हैं? 43 प्रत्याहार बनते हैं। तो प्रत्याहार बनाने की विधि भी होगी, क्योंकि अगर बन रहा है कुछ तो उसका प्रोसेस होगा ना भाई। तो वो हम प्रोसेस पहले देखेंगे, किस प्रोसेस से जो है महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहार का निर्माण किया। ठीक? प्रत्याहार निर्माण विधि हम पढ़ेंगे। अभी तक कोई डाउट? क्योंकि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जल्दी समझ में आता नहीं है। इसको समझने के लिए एकदम शांत दिमाग चाहिए। एक बार ये समझ में आ गया, समझ लो इस चैप्टर का अगर टफ में पोर्शन बोलूं तो यही है। सबसे टफ पोर्शन यही, प्रत्याहार निर्माण कैसे होता है, प्रोसेस क्या है। कभी कभी 5 नंबर में इसका प्रोसेस पूछा जाता है, प्रत्याहार निर्माण विधि लिखें। तो प्रत्याहार निर्माण विधि आप रट तो लोगे, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो दिमाग अच्छे एकदम शांत करके बैठना। पानी वगैरह पीना हो तो पानी पी लो। इसको स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। चलिए, प्रत्याहार विधि से पहले समझ लेते प्रत्याहार होता क्या है। प्रत्याहार के बारे में बोला है महर्षि पाणिनि ने, बोला है ये कि वर्णों को संक्षेप में लिखना, वर्णों को संक्षेप में लिखना ही क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। यानी कि कई ढेर सारे वर्ण को हमें दर्शाना है। मान लो हमको पूरा स्वर वर्ण दर्शाना है, हमको ये बताना है कि स्वर वर्ण, स्वर यानी कि हमको स्वर वर्ण से रिलेटेड कुछ लिखना है, तो हम पूरा स्वर वर्ण अ आ ई उ ऐसे करते 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 पूरा लिखें, या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म क्या करें, हम केवल लिख दे अच। क्या लिख दें, अच। केवल ये एक पॉइंट लिखने से हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि पूरे स्वर वर्ण, हमने पहला पॉइंट भी पढ़ा था स्वर वर्ण में कि स्वर को क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। स्वरों को क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। अब हम वहां अच लिख दिए, इसका मतलब अंडरस्टूड हो गया कि सारे जो स्वर हैं वो आएंगे यहां पर। तो पूरे स्वरों को मिलाकर के हमने छोटे फॉर्म में लिख दिया ना, तो वही प्रत्याहार कहलाता है। जो ये अच है वो क्या है, प्रत्याहार का है। यानी कि कई ढेर सारी चीजों को मिला करके एक छोटे से फॉर्म में लिख देना, उसको ग्रहण करना या फिर उसको समझाना किसी को कि देखो ये मैंने यहाँ ये लिख दिया, तो इसका मतलब आपको समझना क्या है, इसका मतलब पूरे स्वर से समझना है। या फिर अगर आपको पूरा हल मतलब पूरा व्यंजन वर्ण लिखना है, तो आप क्या छोटा सा लिख दोगे, केवल क्या लिख दोगे, हल लिख दोगे। इससे अंडरस्टूड है कि पूरा व्यंजन वर्ण की बात कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है। अब ये अच और हल बनते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया कि बहुत ढेर सारी चीजों को छोटे फॉर्म में, यानी कि बहुत ढेर सारे वर्ण को एक एक करके लिखने से अच्छा उसको कंबाइन करके एक छोटे से फॉर्म में लिख देना, जिससे हमें अंडरस्टूड हो जाए कि ये सारे वर्ण इसके अंदर आते हैं। वही क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार क्या है, वर्णों को संक्षेप में लिखना। अब प्रत्याहार वर्ण जो निर्माण विधि है वो उसमें पहला सूत्र बताता क्या है। देखिए ये जो सूत्र है ये केवल समझना है, याद नहीं करना है। आदि अंतरीण सहायता, आदि अंतरीण सहायता में इसमें देखो क्या क्या है। पहला शब्द है आदि, दूसरा है अंतीन, तीसरा है सह और चौथा है इत। ये चार शब्द हैं। आदि ये लिखे भी हुए हैं, आदि अंतीन सह इता, आदि अंतीन सह इता। अब इस सूत्र की क्या खासियत होती है, आप इसका सीधा सीधा मीनिंग नहीं निकाल सकते। जो लास्ट में वर्ण है लिखा हुआ है, लास्ट में शब्द लिखा हुआ है, उसकी मीनिंग पहले आ सकती है, या फिर जो बीच में लिखा हुआ है उसकी मीनिंग पहले आ सकती है। आप अगर सोचोगे कि इसको इसी तरीके से पढ़ें आदि अंतीन सहायता को, तो आदि का मतलब तो आदि मतलब हो गया, आदि का मतलब होता है कि एक्सेट्रा ईटीसी, और अंतीन मतलब हो गया अंतिम, सह मतलब हो गया साथ, इता मतलब इत संज्ञक वर्ण। इत संज्ञक वर्ण बताया था मैंने, महेश्वर सूत्र के जो अंतिम वर्ण है उनको इत संज्ञक वर्ण कहा जाता है, जिसके पास हलंत लगा रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था ना कि इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इत संज्ञक वर्ण है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। इसी तरीके से 14 महत्तर सूत्रों में कितने इत संज्ञक वर्ण आएंगे, 14 इत संज्ञक वर्ण आएंगे। ठीक, तो वही बोला इत संज्ञक। सबसे पहले हम यहाँ पे अंतेन का मतलब समझेंगे, अंतेन को पहले लिखेंगे। हमको इसका मीनिंग समझना है ना, आदि अंत्यन सहायता का मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो समझना है। तो हम सबसे पहले एक एक शब्द को सिक्वेंसली अरेंज करने का प्रयास करें, कोई मीनिंगफुल निकलना चाहिए ना। ये कोई मीनिंग नहीं हुआ आदि अंतिम साथ इत संज्ञक, इसका कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब इसको सिक्वेंसली अरेंज करेंगे तब देखना कितना अच्छा मीनिंग निकलेगा। बोलता है कि स्टेप 1 में ये है अंतिम, यानी कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ अन्य वर्णों को लिखना ही प्रत्याहार कहलाता है। फिर से देखेंगे, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ अन्य वर्ण यानी कि आदि वर्ण को लिखना ही क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। वही मैंने यहां पे बताया अभी कि जो इत संज्ञक वर्ण है उनके साथ कोई अन्य वर्ण को लिख दिया जाए तो क्या बन जाता है, प्रत्याहार बन जाता है। और फटाक से हम महेश्वर सूत्र पे जाएंगे और इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझेंगे। याद हो गया ये क्या करना है, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ, किसके साथ, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ अन्य वर्णों को लिखना है। कोई भी अन्य वर्ण उठा लेना, कोई एक उठाना है। अन्य वर्ण मतलब बहुत ढेर सारे वर्ण नहीं, कोई एक वर्ण, एक जो है इत संज्ञक वर्ण रहेगा और एक दूसरा कोई भी वर्ण ले लेना, उससे क्या बन जाएगा, प्रत्याहार बन जाएगा। अब आते हैं यहां पे प्रत्याहार बना के देख लेते हैं। प्रोसेस क्या है,
अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ कोई अन्य वर्ण लिखना। अब यहाँ पे 14 महसूर सूत्र हैं जिसके 14 इत संज्ञक वर्ण है। इत संज्ञक वर्ण समझ में आया ना, लास्ट वाला वर्ड जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है। तो हम कोई भी ले लेते, मान लीजिए 10वां ले लेते। 10वां का क्या है? स। तो ये क्या है? ये इत संज्ञक वर्ण है। इत संज्ञक वर्ण के साथ क्या लिखना है? अन्य वर्ण को लिखना है। अब अन्य वर्ण में कोई भी वर्ण उठा लो भाई, झ उठा लो, ये क्या हो गया? झस। ध्यान देखेंगे जो अन्य वर्ण लिखेंगे ना वो इत संज्ञक वर्ण के आगे लिखेंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ अन्य वर्ण को लिख देना ही प्रत्याहार बनाता है। अंतिम इत संज्ञक वर्ण हमने यहाँ पे क्या लिया? स लिया। और अन्य वर्ण का मतलब होता है कोई भी। हम झ लिए, इसके जगह कोई और भी ले सकते थे, हम घ भी ले सकते थे, ह य व ल कुछ भी ले सकते थे, अ तक ले सकते थे। हमने झ लिया, रैंडम लिया, उसके साथ इस संज्ञक वर्ण के साथ कोई भी अन्य वर्ण लिख देना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। अब बस ये ध्यान देना है जो इस संज्ञक वर्ण के साथ लिख रहे हैं ना उसको इस संज्ञक वर्ण से पहले लिखना है, उसके बाद नहीं लिखना है, ठीक है ना? बस इतना ध्यान रखना है प्रोसेस में, इस संज्ञक वर्ण के पहले लिखना है, ठीक। अब देखो ये जो बना है वो क्या बना है? झस प्रत्याहार बना है। क्या बना है? झस प्रत्याहार बना है। क्लियर है? प्रत्याहार बनाने का विधि समझ में आया कैसे बनेगा? इसका स्टेप वाइज और आगे देखेंगे। पहले ये समझ में आया ना प्रत्याहार क्या होता है। प्रत्याहार क्या है कि कोई भी इस संज्ञक वर्ण उठा लो। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये ट ले लेते हैं, ट ले लेते हैं और कोई भी मतलब रैंडम कुछ भी उ ले लेते हैं। क्या बन गया? ये उट क्या बन गया? उट प्रत्याहार बन गया। कोई भी इस संज्ञक वर्ण हो, सॉरी इस संज्ञक वर्ण के साथ कोई भी वर्ण जोड़ दो। इस संज्ञक वर्णों की संख्या तो लिमिटेड है ना जी। कैसे लिमिटेड है? क्योंकि हमारे पास 14 ही इस संज्ञक वर्ण है, लेकिन वर्णों की संख्या तो कितनी है? अपने पास 42 है। कोई भी वर्ण लगा देंगे इसके साथ, 42 में से कोई भी, तो क्या बन जाएगा? प्रत्याहार बन जाएगा। क्लियर है? आदि अंतिम सहायता का एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आया। अंतिम वर्ड जो है, अंतिम वर्ण कौन सा है महसूर सूत्र का? इस संज्ञक वर्ण है। अंतिम इस संज्ञक वर्ण के साथ कोई भी अन्य वर्ण लिख देना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। अब आते हैं प्रत्याहार बनाने के एग्जैक्ट नियम पे। स्टेप वाइज रहेगा, इसमें थोड़ा पहले हम पॉइंट देख लेते हैं फिर नियम है। हलंतिम सूत्र के माध्यम से मैसूर सूत्र के अंतिम वर्ण कर इस संज्ञा कर दी जाती है, इसलिए इन वर्णों को इस संज्ञक वर्ण कहा जाता है। मेरे ख्याल से मैंने बता दिया है। यहाँ पे हलंतिम सूत्र क्या है? जो मैंने बताया था व्यंजन में हल वर्ण हलंत चिन्ह क्या होता है, बताया था ना कि हलंत क्या होता है? हल के अंत में लगने वाला चिन्ह क्या कहलाएगा? हलंत कहलाएगा। अब एक खास बात ध्यान देना, नोटिस करने वाली है। जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो ये ड़ क अंग च ट ड़ म य स स व य र ल, ये सब क्या है? ये व्यंजन वर्ण है। ये नोटिस करने वाली चीजें हैं कि ये व्यंजन वर्ण है। और जो हल है वो किसके, जो हलंत है वो किसके अंत में लगता है? वो व्यंजन वर्णों के अंत में ही लगता है, वो हल के अंत में लगता है। तो देखो खासियत इसकी मैसूर सूत्र की कि ये अंत किस पे हुआ है? हर जगह व्यंजन पे अंत हुआ है और वहीं पे क्या लगाया गया है? हलंत लगाया गया, हलंत चिन्ह लगाया गया है। समझ आ रही बात? ये नोटिस करने वाली चीज है। पूरे व्यंजन वर्ण से जितने 14 मैसूर सूत्र, 14 का क्या इंड किया गया है और हलंत चिन्ह लगाया गया। अब क्योंकि हलंत चिन्ह लगाना था, इस वजह से वहां पे क्या किया गया? व्यंजन वर्णों को ऐड किया गया। और जब काउंटिंग करते हैं तो इनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। और एलिमिनेट करने का रीजन बताया जा रहा है यहाँ पे। हलंतियम सूत्र के माध्यम से मैसूर सूत्र के अंतिम वर्णों का इत संज्ञा किया जाता है। जैसे ही वहां हलंत लग जाता है तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। और इत संज्ञा क्या होता है? किसी वस्तु का नाम, स्थानीय किसी जगह या वस्तु का नाम, नामकरण करना ही संज्ञा कहलाता है। तो इत संज्ञा करने का मतलब क्या हुआ? इत नाम दे दिया गया। क्या कर दिया गया? इत नाम दे दिया गया। क्या कर दिया गया? इत नाम दे दिया गया। तो जो हलंतियम सूत्र के माध्यम से वहां पहले हलंत लगाया गया और उस वर्ण को इत संज्ञा कर दी गई, यानी कि इत नाम दे दिया गया। इत संज्ञा कर देना मतलब इत नाम दे देना। जितने भी ये हलंतियम लास्ट वर्ण है, इनका हलंतियम सूत्र के माध्यम से क्या किया गया? पहले हलंत लगाया गया, फिर इनकी इत संज्ञा कर दी गई। बोला गया कि ये इत संज्ञा क्या है? वर्ण है। फिर क्या बोल रहा है? यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इस संज्ञा कर दी जाती है, इसलिए इन वर्णों को इस संज्ञक वर्ण बोला जाता है।
क्लियर है? ये छोटा सा प्रोसेस है, पहले हलंत लगाएंगे और इसको क्या बोल देंगे कि ये इत संज्ञक वर्ण है, बस यही छोटा सा स्टेप है। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, अ ई उ ड़ा में क्या किया जाता है, हलंत पहले लगाया जाता है और फिर इसकी इत संज्ञा कर दी जाती है, और इन्हीं अंतिम वर्णों को क्या बोला जाता है, इत संज्ञक वर्ण बोला जाता है। ठीक, अब आते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग प्रत्याहार निर्माण में किया जाता है। ये आपने सूत्र अगर ये समझा होगा तो आपको समझ आया होगा, प्रत्याहार निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले इस संज्ञक वर्ण ही करते हैं। अगर इस संज्ञक वर्ण ना रहे तो प्रत्याहार निर्माण होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 14 जो इस संज्ञक वर्ण है उन्हीं की सहायता से प्रत्याहार निर्माण किया जाता है। कोई भी दो वर्ण लिख दो, ई जैसे कि झ और उ है, यहाँ पे दो वर्ण थे ना, ये झ है ये उ है, इन दोनों को लिख दो, क्या ये प्रत्याहार है? आंसर है नहीं। जब तक यहाँ पे हम आपका इत संज्ञक वर्ण को नहीं लिखेंगे तब तक ये प्रत्याहार नहीं रहेगा। ठीक है, इस संज्ञक वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार निर्माण में किया जाता है, क्रूशियल पॉइंट। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, इसको ऊपर कर देते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, माहेश्वर सूत्र के अनुसार कुल इस संज्ञक वर्णों की संख्या 14 होती है। ये मैंने बताया ना, 14 माहेश्वर सूत्र हैं तो कितने इस संज्ञक वर्ण होंगे, 14 होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कि मैंने बताया पाणिनि जो थे आपके रचयिता थे अष्टाध्यायी के, फिर दूसरी पुस्तक आई भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी, फिर तीसरी पुस्तक आई संस्कृत की लघु सिद्धांत कौमुदी वदराजाचार्य की। क्या हुआ कि जैसे जैसे राइटर बदलते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वो अपनी तरफ से कुछ कुछ चीजें ऐड करते रहते हैं। अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है, प्रेजेंट सिनेरियो में क्या बोला गया है कि 14 इत संज्ञक वर्ण तो है लेकिन एक 15वां भी है। 14 माहेश्वर सूत्रों से 15 इस संज्ञक वर्ण बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक और क्या हो रहा है, एक और लड़ प्रत्याहार बना दिया, एक और क्या बना दिया, लड़ प्रत्याहार बना दिया और बोला कि 15वां इस संज्ञक वर्ण इससे निकलेगा। बात समझना, आपने जो पढ़ा था पाणिनि के अनुसार वो कितने हैं, 14 हैं, लेकिन राइटर बदलते गए, उनके कॉन्सेप्ट बदलते गए, थोड़ा थोड़ा एड ऑन हुआ। कोर कॉन्सेप्ट तो सेम था लेकिन उन्होंने क्या अपनी तरफ से कुछ कुछ एड ऑन कर दिया। उन्होंने देखा कि आम बोलचाल की भाषा में हम 43 प्रत्याहार ने 44 प्रत्याहार का यूज करते हैं, इस वजह से हम क्या करेंगे, एक और इस संज्ञक वर्ड जोड़ देंगे, जिसके कारण से क्या होगा, 43 की जगह 44 प्रत्याहार बना लेंगे हम। तो वही उन्होंने एड ऑन कर दिया, बस एक 15वां इस संज्ञक वर्ण। एमसीक्यू आएगा, आपसे पूछेगा इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन में अगर 14 लिखा है तो उसको टिक करेंगे। ठीक, अगर मान लो ऑप्शन में 14 और 15 दोनों दिया है तब भी हम किसको टिक करेंगे, 14 को टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में 14 नहीं दिया है, 15, 16, 17, 18 दिया है, तब हम जाकर के 15 को टिक करेंगे। ठीक है ना, ये एमसीक्यू के लिए टेम्परामेंट होना चाहिए। हमारा कोर कॉन्सेप्ट 14 वाला है, उसी को टिक करेंगे। अगर वो ऑप्शन में नहीं दिखाई देता है तब हम 15 के पास जाएंगे। क्लियर, ये दिमाग में रखना, एग्जाम में हेल्प करेगा। अब आते हैं अगला, यहाँ पे नियम उदाहरण देख लेते हैं क्या होता है। अभी तक हमने देखा ना, ये 4 पॉइंट देखे, हलंत्यम सूत्र के माध्यम से इस संज्ञा कर दी गई, फिर इस संज्ञक वर्णों का प्रयोग क्या किया जाता है, प्रत्याहार निर्माण में किया जाता है। माहेश्वर सूत्र में 14 बताए गए, क्या इस संज्ञक वर्ण बताए गए, और 15वां भी होता है आजकल के जो राइटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग। अब आते हैं क्या होता है, अब आता है तस्य लोपा, ये चौथा पॉइंट है। तस्य लोपा एक सूत्र है, क्या है, एक सूत्र या फिर श्लोक कह लो। इस तस्य लोपा से क्या किया जाता है ना, जो इत संज्ञक वर्ण है उनका लोप कर दिया जाता है। लोप करने का मतलब जो मैंने अभी पहले समझाया कि जो अंतिम वर्ण है उनको काउंटिंग में नहीं करेंगे, लिखने के लिए लिखेंगे लेकिन काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं, अच्छे समझ में आएगा। ठीक, देखो हम अभी क्या करेंगे, सबसे पहले प्रत्याहार बनाएंगे। क्या करेंगे, प्रत्याहार बनाएंगे। प्रत्याहार बनाने का नियम क्या है, इत संज्ञक वर्ण के साथ अन्य वर्ण। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, अड़ा को इत संज्ञक मानेंगे, इसको उठाएंगे। ठीक, अब लीजिए इसको उठा दिए, अब इसके साथ अन्य वर्ण जोड़ना है। हम क्या करेंगे, कोई भी एक वर्ण ले लेंगे, हम मान लीजिए अ ले लिए तो अ जोड़ देंगे, अड़ प्रत्याहार बन गया। अड़ क्या है, प्रत्याहार बन गया। अब प्रत्याहार होता क्या है, बड़ी सी चीजों को छोटे में लिखना। तो ये जो छोटा सा फॉर्म है, जो अड़ प्रत्याहार है, किसको किसको दर्शा रहा है, यानी कि इसके माध्यम से हम किन किन वर्णों को दर्शा रहे हैं। तो आंसर है केवल 3 वर्णों को।
कौन कौन से तीन वर्ण? पहला है अ, दूसरा है ई और तीसरा है उ। ड़ क्यों नहीं काउंट करेंगे? वही रीजन बताया है तस्य लोपस लोक, सब तस्य लोपस सूत्र के माध्यम से इत संज्ञक वर्णों की क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया जाता है। यानी कि इनको काउंटिंग में काउंट नहीं, लिखने के लिए लिखते हैं लेकिन जब काउंटिंग की बारी आती है तो इनको काउंट नहीं किया जाता, इनका लोप कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। लोप करना मतलब गायब कर देना, ऐसा किया जाता है। बात समझ में? लोप करने का क्या है सेंस? तस्य लोपस सूत्र के माध्यम से इत संज्ञक वर्ण क्या कौन है? जिनके नीचे हलंत लगा है, और वो कितने हैं? 14 संख्या में। मैसर सूत्र के जितने भी अंतिम वर्ण हैं वो इस संज्ञक वर्ण हैं। अब हमें इस संज्ञक वर्ण से सबसे पहले क्या किया? प्रत्याहार बनाया। अब जो प्रत्याहार होता है वो क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है। किसका? वर्णों को लिखने का शॉर्ट फॉर्म है। कई ढेर सारे वर्णों को एक छोटे से फॉर्म में लिख देना। तो हमने लिया कि चलो भाई अड़ प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो अ, ई और उ आएंगे। ड़ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इत संज्ञा करने के बाद इसका तस्य लोपस सूत्र के माध्यम से इसको लोप कर दिया जाता है, इसको काउंट नहीं किया जाता। लिखने के लिए तो यहाँ पे लिखा गया है ना अच्छे से, लेकिन जब काउंटिंग की बारी आएगी तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए च। इत संज्ञक वर्ण हमने क्या लिया? च लिया। हम क्या करते हैं? पहले वाला अ को ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार बन गया। अच प्रत्याहार बना ना। अब ये अच प्रत्याहार जो है क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। इस शॉर्ट फॉर्म से हम किसको किसको डिनोट कर रहे हैं? अब आते हैं काउंटिंग पे। पहले हम डिनोट करेंगे अ को, फिर कौन सा आएगा? ई आएगा, दूसरा उ आएगा। ड़ को काउंट करेंगे क्या? ये जो ड़ इसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? जल्दी बताएंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये रीजन क्या है? इसकी संज्ञा कर दी गई है और तस्य लोपस सूत्र के माध्यम से इसका लोप कर दिया गया है, इसलिए काउंट नहीं करेंगे। जितने मैसर सूत्र के अंतिम वर्ण हैं उनकी इस संज्ञा कर दी गई है और इस संज्ञक वर्णों का तस्य लोपस सूत्र के माध्यम से लोप कर दिया जाता है, इसलिए मैसर सूत्र के अंतिम वर्णों को काउंटिंग में नहीं रखा जाता है। लिखने के लिए लिखा जाता है लेकिन काउंटिंग में नहीं करते हैं, तो हम ड़ को काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? अब आते हैं अगले, ये काउंट खत्म हो गया तो अगला सूत्र आएगा ना, क्योंकि हमने अच लिखा है, अच के अंदर ये चारों सूत्र आएंगे। अब अगले सूत्र पे आते हैं तो री आएगा, आएगा ना जी, री। अब आएगा री। क्या हम क को काउंट करेंगे? आंसर है नहीं। अब आएंगे तीसरे पे, ए, अगला ओ। समझ में आ रहा है? अंग को काउंट करेंगे? आंसर है नहीं। अब आएंगे चौथे पे, ए, फिर ओ। क्या हम च को काउंट करेंगे? आंसर है नहीं। तो अच प्रत्याहार के माध्यम से हमने कितने वर्णों को दर्शाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 वर्णों को दर्शाया हमने अच प्रत्याहार लिख करके। ये समझ में आया? प्रत्याहार बनाना सीखें किस तरीके से हम काउंटिंग करेंगे। जब हमें प्रत्याहार लिख दिया तो हमें ये दिमाग में रहना चाहिए कि हमें इस संज्ञक जो वर्ण हैं उनका लोप कराना है तस्य लोपा के माध्यम से, और उन्हें काउंटिंग में नहीं रखना है। लिखने के लिए हम लिख देंगे लेकिन काउंट नहीं करेंगे। ठीक है? अब आते हैं अपने स्लाइड पे। इसी को श्लोक को मैंने समझाया, यहाँ पे वही एग्जाम्पल लिखा हुआ था उसको भी बता दिया मैंने। अब देखो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है वो समझ लेते हैं कि एक और एग्जाम्पल अभी समझ में आया कि नहीं, कि और एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। समझ में आया? ये बताएंगे। नहीं समझ में आता एक और एग्जांपल, क्योंकि समझना जरूरी है। मैं बोला इस चैप्टर का टफ टॉपिक यही है, ये समझ में आ गया, इसके अलावा कुछ नहीं है, सब हलवा है इस चैप्टर में। और संस्कृत को बहुत आराम से समय देंगे। संस्कृत सबसे मतलब परेशान करने वाला सब्जेक्ट है, एकदम आराम से चलेंगे इसमें। नहीं समझ में आया पूछेंगे। प्रत्याहार बनाना आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। अगर आप नहीं बोल रहे हैं दिक्कत है तो हम यही समझेंगे ना भाई कि दिक्कत नहीं है, सबको आ गया। अगर आपको दिक्कत है, नहीं समझ में आया तो आप बोलिएगा, तभी हमें पता चल पाएगा। ठीक है? इसका एक और एग्जांपल जो यहाँ पे स्लाइड में लिया गया है, अच्छा एग्जांपल है, उसको समझ लेते हैं। देखिए इसको समझते हैं। ये देखिए हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार कैसे बनेगा? देखो सबसे पहले हमने क्या किया? इस संज्ञक वर्ण लिया। इस संज्ञक वर्ण कौन सा? तो हमने लिया ल।
ल क्या है? इस संज्ञक वर्ण है। फिर हमने एक और वर्ण ले लिया, क्यों? क्योंकि बोला गया ना इस संज्ञक वर्ण के साथ अन्य कोई भी वर्ण ले सकते हैं, तो हमने डिसाइड किया कि ह को लेंगे। अब ध्यान देना, ह 2 बार आया है, ये वाला नहीं है, ये वाला ह हमने लिया है, ये ध्यान देना। बस ये ध्यान दिया तो बस बन गया काम अपना, हल प्रत्याहार बना दिया। अब जब हल प्रत्याहार बना दिया तो हम ध्यान देंगे कहां से कहां तक। पहले इसको मिटाने दो, गंदा लग रहा है, ये सब मिटाने दो। देखो हल प्रत्याहार ले लिया तो ध्यान देंगे बहुत बड़ा हमने ले लिया, क्या पोर्शन ले लिया महेश्वर सूत्र का। हल प्रत्याहार 5वां महेश्वर सूत्र है, और जो ल है जो इस संज्ञक वर्ण 14वां है। कुल मिला के हमने कितने ले लिए? कुल 10 सूत्र ले लिए। अब 10 सूत्र के अंदर जितने भी वर्ण आएंगे सबको हमें लिखना पड़ेगा। मतलब क्या है, ये छोटा सा हल लिखा है ना हमने, हल, ये छोटा सा हल जो लिखा है इसके अंदर पूरा का पूरा व्यंजन आ गया। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दोबारा लिखने का समय वेस्ट होगा, यहाँ पहले से प्रिपेयर करके मैंने रखा हुआ है। अब देखो हल प्रत्याहार के अंतर्गत ये पूरे पूरे 33 वर्ण आएंगे। आप समय देकर के इसको समझ लेना, सीक्वेंस करना। सीक्वेंस कैसे करना? क ख ग के माध्यम से सीक्वेंस करना। सबसे पहले क ख ग किधर दिख रहा है? कहीं दिख रहा है, ग यहाँ पे होगा, ग नहीं है। ख ख ग किधर गया? ग नहीं दिख रहा है इनको। जब गढ़ 10, जब गढ़ 10 में आएगा जब, जब, हाँ देखा यहाँ पे गलती हुआ, यहाँ पे ग छूट गया, जब ग यहाँ पे रहेगा, ठीक है, वो छूट गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 21 21 32 है, 32 है। ग छूट गया था, तो क ख ग घ फिर अंग, ये 5 वर्ण हो गए। 5 पहला क ख ग घ अंग हो गया। उसी तरीके से आप अरेंज करने जाओगे ना तो पूरे जो 33 व्यंजन है, 33 के 33 व्यंजन, पूरे व्यंजन की वर्णमाला जो है यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगी केवल हल प्रत्याहार से। केवल किससे? हल प्रत्याहार से। एक छोटा सा हमने क्या लिखा? हल लिखा, और उससे हमें पूरा व्यंजन समझना है। इसीलिए आपको पहला पॉइंट व्यंजन में क्या बताया गया था? व्यंजन को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। यहाँ पे समझ में आ रहा है हल क्यों कहा जाता है? हल के अंदर पूरा पूरा व्यंजन समा गया। और स्वर में क्या क्या बताया था मैंने? अच बताया था। स्वर के लिए क्या बताया? स्वरों को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। तो अब ध्यान देंगे पूरा पूरा स्वर जो है अच के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपका प्रत्याहार समझ में आ गया। बस हमें छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं प्रत्याहार से रिलेटेड क्या है, क्योंकि प्रत्याहार जो है ना हमें लिबर्टी दे देता है। लिबर्टी किस चीज की देता है? ये बोलता है कि हम कोई भी इस संज्ञक वर्ण उठा सकते हैं और उसके साथ कोई भी वर्ण लिख करके प्रत्याहार बना सकते हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो यहां पर ये तो 14 महेश्वर सूत्र हैं, 14 महेश्वर सूत्र हैं। अब ध्यान देंगे ये 33 और 9, इनको 42, इन 14 महेश्वर सूत्रों के अलावा कुल 42 वर्ण हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? 14 तो महेश्वर सूत्र हैं और अन्य वर्ण कितने हैं? 42 वर्ण हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो इनसे कितने ज्यादा प्रत्याहार बन सकते हैं? कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं? क्योंकि प्रत्याहार बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक इत संज्ञक वर्ण चाहिए और दूसरा कोई भी वर्ण चलेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है ड़ जो है पूरे पूरे 42 वर्ण के साथ मिलकर के अपना प्रत्याहार बना सकता है। इसको तो किसी ने रोका ही नहीं है, क्योंकि अपना सूत्र ही क्या कहता है? आदि अंतरण सहायता। अंतिम संज्ञक वर्ण के साथ कोई भी वर्ण जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? प्रत्याहार बन जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझना क्या बोलने जा रहा हूं। तो ये जो ड़ है ये बाकी जितने ये 42 यहाँ पे वर्ण है, 42 वर्ण के साथ मिलकर के प्रत्याहार बना सकता है क्या? आंसर है हाँ, बिल्कुल बना सकता है। तो मैंने यहाँ पे ये वाला लाइन क्यों लिखा कि प्रत्याहारों की संख्या केवल 43 है? तो अब मैं इसका आंसर देने जा रहा हूं। जो हमारे पारणी जी हैं उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी, और उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये कहता है कि प्रत्याहारों की संख्या सैकड़ों हो सकती है। क्यों सैकड़ों हो सकती है? क्योंकि उनके बनाने की विधि सबसे सामान्य विधि है। आप उससे सैकड़ों प्रत्याहार बना सकते हो, 14 महेश्वर सूत्र से सैकड़ों प्रत्याहार बना सकते हो। लेकिन
पाणिनि व्याकरण में मात्र 43 प्रत्याहारों की स्वीकृति दी गई है। इसलिए ये पॉइंट याद रखना, प्रत्याहार कुछ भी बन सकता है, लेकिन हमारे जो पाणिनि जी थे उन्होंने कितने प्रत्याहारों की स्वीकृति दी है? केवल 43 प्रत्याहारों की स्वीकृति दी है। क्लियर है? अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि ये क्या हुआ, एमसीक्यू पूछा था कि आपके प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। ऑप्शन में 43, 44, 45, 46 ऐसे दिया हुआ था। तो उसमें से क्या हुआ था, कुछ बच्चों ने 43 टिक किया था, कुछ बच्चों ने 44 टिक किया था। इसका कंफ्यूजन क्यों आता है? क्योंकि मैंने बताया, जैसे कि मेन राइटर हमारे कौन थे? पाणिनि जी ने अपनी पुस्तक में कितनी संख्या दी है? 43 संख्या दी है। ये तो लिखित है। पाणिनि जी ने कितनी संख्या दी है? 43 प्रत्याहारों की संख्या दी है। लेकिन जो बाद में राइटर आए थे ना, जैसे कि मॉडिफिकेशन होता है, टाइम के साथ चीजें बदलती हैं, तो क्या हुआ था, जो बाद में राइटर आए थे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने ये चीज बताई थी, जो 14 इच संज्ञक वर्ण थे ना, मैसर सूत्र में 14 इच संज्ञक वर्ण है, लेकिन जो बाद के राइटर आए उन्होंने क्या बोल दिया कि 15 इच संज्ञक वर्ण, 15वां इच संज्ञक वर्ण भी होता है। तो इस कारण से क्या हुआ, अगर आप 14 इच संज्ञक वर्ण मानते हो तो टोटल 43 प्रत्याहार होंगे, लेकिन अगर आप 15 इच संज्ञक वर्ण मान रहे हो तो एक प्रत्याहार बढ़ जाएगा और 43 से 44 हो जाएगा। बस समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन आता है कि वो तो क्वेश्चन आएगा हमारे पास, एमसीक्यू पूछेगा और उसमें 43 और 44 दोनों ऑप्शन रहेगा, तो हम क्या करेंगे? तो वही नियम जो मैंने पीछे बताया था उसी नियम को फॉलो करेंगे। अगर एमसीक्यू आता है आपके पास और उसमें मान लीजिए कुछ इस तरीके से 46, 4 बोला है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है और आपके पास ये 4 ऑप्शन है, तो आप क्या करोगे? आंसर कौन सा टिक करोगे? आंसर टिक करोगे 43 को। ये दिमाग में हमेशा रखना। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एमसीक्यू यूनिवर्सिटी में कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है और ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? 43 को। अगर मान लीजिए ऑप्शन आता है और ऑप्शन में ये 44 वाला नहीं दिया है, तो तब तो कोई बात ही नहीं है, कंफ्यूजन ही नहीं रहना चाहिए। अगर 44 दिया ही नहीं है, यहाँ पे 47 लिखा हुआ है, तब तो इसी को मारना है। लेकिन अगर यहाँ पे 44 लिखा रहता है तो हमें क्या करना है? 43 को प्रायोरिटी देनी है और 43 को टिक करना है। अब सुनिए, कॉन्सेप्ट यहाँ पे बदलता है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में 43 नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में 43 नहीं दिया हुआ है, तब हम किसे मारेंगे? हमारा एकदम दिमाग क्लियर रहना चाहिए। जब तक 43 है तब तक हम 43 को टिक करेंगे। जैसे ही हमें दिखा 43 नहीं है, हम किसके पास जाएंगे? 44 के पास जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कैसे एमसीक्यू को टैकल करना है? क्योंकि ये दो देखो राइटर्स चेंज हुए हैं, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा बता दिया है, तो उसको भी जो एग्जामिनर माइंड में रखता है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे दिए हैं उस पर हमारा आंसर डिपेंड करेगा। अगर 43 दिया हुआ है तो हम 43 को टिक करेंगे, अगर 43 नहीं दिया हुआ है तो 44 को टिक करेंगे। अगर 43 और 44 दोनों दिया हुआ है तब हम प्रायोरिटी किसको देंगे? 43 को। समझ में आया ये बात? ये हमेशा एकदम दिमाग में रहना चाहिए। उसी तरीके से इस संज्ञक वर्ण वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, तो सेम कॉन्सेप्ट 14 दिया रहेगा ना, तो उसको टिक करना है। अगर मान लो 14 ऑप्शन में नहीं दिया है, 15 दिया है, तो हम 15 को टिक करेंगे। अगर दोनों दिया है तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? 14 को। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ठीक है? प्रत्याहार खत्म हुआ। यहाँ पे ये स्लाइड मैंने बता दिया आपको, क्या नाम है, प्रत्याहार बनाते कैसे हैं, पूरा प्रोसेस क्या है। अच्छा एमसीक्यू बनता है प्रत्याहार के ऊपर। कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन देगा आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? आपको प्रायोरिटी देनी है 43 को, हमेशा याद रखना, ठीक है? किसी को कोई डाउट यहाँ पे तो बताएंगे, अगर नहीं है तो क्लास